செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். நன்றி. धन्यवाद हो गया, बैठ जाइए। सभापति महोदया जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कुशल चौथी बार इस बजट को रखने वाली श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि उन्होंने ऐसे समय पर यह जो बजट रखा है जब कोरोना का काल है और जब सारे विश्व में अफरा तफरी मची और सारे देश में आर्थिक मंदी आई और ऐसे समय पर भी 1 रुपये का नया कोई कर ना लगा करके लोगों को नया बोझ ना डाल करके जिस कुशलता के साथ बजट पेश किया है उसकी निश्चित रूप से तारीफ की जानी चाहिए। हम सबके भी घर के बजट बिगड़े, कहीं ना कहीं सबकी दिक्कतें आई, तो ऐसे ही देश का कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हमारे सामने भी मंदी का दौर आया, पर कुशल नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का कि जिनके कारण से सभापति महोदय एक बात कहना चाहूँगा कि जीएसटी के बाद जिन राज्यों ने भी कभी जीएसटी लगाई थी, देशों ने जीएसटी के बाद दोबारा कभी सरकारें नहीं बना पाए, पर ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी लगाने के बाद नोटबंदी के बाद भी दोबारा सरकार बनी, ये देश के लिए करिश्मा है। और आज जीएसटी ने सिद्ध कर दिया कि 1.4 लाख की जीएसटी आना इस देश के लोगों का कितना विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीता है। और यही कारण है कि वो जिस थीम पे काम करते हैं उसके बारे में कहना चाहता सभापति महोदय कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुदेव कुटुम्बकम, और पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। मैं समझता हूँ मोदी जी इन 3 मंत्रों को लेके जो चल रहे हैं और जिस तरह का बजट आ रहा है उसमें उन्होंने ये जो बताने का काम किया कि ये देश शक्तिशाली कैसे हो। और इसलिए सभापति महोदय मुझे बहुत पुरानी पिक्चर ध्यान आती, आँखें। उस आँखें का गीत था कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाह बाहों आँखें। आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश को मजबूत करने का काम किया है, रक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम किया है, बजट का लगभग 13% जीडीपी का केवल रक्षा में खर्च किया है, तब देश आज सुरक्षित है, आज आतंकवाद से एक तरह से मुक्त है। कश्मीर की सीमा को छोड़ दें, हाँ, आप बोलिए अपना। ये जो सीमाएं सुरक्षित हैं और सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया है यह देश के यशस्वी प्रधान में। और आज उसका उदाहरण है सभापति महोदया कि एक समय जब होता था कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमको आंखें दिखाते थे और आज की परिस्थिति में बालाकोट जैसी घटनाएं होती हैं। और आज रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जो व्यवस्थाएं की, 200 से ऊपर ज़्यादा उपकरण स्वदेश बने, आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना करके जो काम किया है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि आज मोदी जी नहीं होते तो क्या होता, यदि आज मोदी जी नहीं होते, ये कोरोना काल में नहीं होते, तो क्या ये देश के 160 करोड़ लोगों का वैक्सीन लग पाती, क्या वैक्सीन 6 महीने के अंदर बन पाती, क्या देश को लोगों को सुरक्षित रख पाते। यहाँ तक कि जब कोरोना की दूसरी महामारी आई तो आज देश में पूरे 650-700 जितने हमारे जिले हैं सब में पीएसए प्लांट लग गए। इतना ही नहीं सभापति महोदया, यदि मोदी जी का पिछले 7 साल का कार्यकाल का हिसाब देखें, यदि वो जनधन खाते नहीं बनाते तो क्या इस कोरोना काल में हम लोगों के जेब में 1000 रुपया हमारी उन बहनों को जिनको उज्ज्वला गैस दी उनको पैसे पहुंचा पाते। उन लोगों के बारे में विचार किया जिन लोगों के बारे में लोग यहाँ कहते हैं कि 2 भारत हैं, और सही में 2 भारत पहले इनके राज में रहे, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। वहाँ जहाँ चलने को सड़कें नहीं, पीने का पानी नहीं, छत उनके लिए नहीं, तब इसी देश में पहले प्रधानमंत्री हमारे अटल जी ने गांव-गांव तक यदि सड़कें बना के देने का काम नहीं किया हुआ था तो आज ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर अंचल आदिवासी क्षेत्रों में भी बाइसिकल से चलने वाला हमारा आदिवासी भाई नजर नहीं आता। ये कमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुभारंभ हुआ और मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया। और यही कारण है महोदया कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, हर एक व्यक्ति को एक इच्छा होती है कि वो भी लखपति बने। कौन चाहता है सभापति महोदय कि वो गरीब रहे? हर एक के मन में होता है कि मैं अमीर बनूं। और इसीलिए इनके राज्य में जो गरीबी रेखा की सूची बनती थी वो कभी नहीं चाहते थे। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं 4 बार विधायक रहा हूँ। मेरे साथ के विधायक साथी कहते थे कांग्रेस के कि साहब तुम लोग क्यों इतना काम करते हो, क्यों गांव में सड़क पुल पुलिया स्कूल तालाब शिक्षा इनकी सब चिंता करते हो। जब तक ये लोग गरीब नंगे भूखे रहेंगे तब तक कांग्रेस जीतते रहेगी और तुम लोग आकर के इनका काम करते हो। तो हमको इस तरह कहते थे और आज हमने उस अंत्योदय के कारण से ये करके दिखाने का काम किया है और उसी अंत्योदय की थीम में
उसको आवास दिया, उसको उज्ज्वला गैस दी, उनको शौचालय बना के देने का काम किया, उनके यहाँ बिजली लगा के देने का काम किया, सड़कें बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया। वो सभापति महोदय, यही कारण है मैं आज गर्व से कह सकता हूँ मेरे क्षेत्र में सिवनी से नागपुर जाने के लिए एशिया का पहला ऐसा साउंड प्रूफ इसी मोदी जी के काल में और आदरणीय गडकरी जी के काल में हमको रोड बन के मिली है, साउंड प्रूफ, जिसका एशिया में नाम लिया जाता है। और इसी काम को सभापति महोदय 2-3 मिनट लूंगा, इसी सड़क को बनाने जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में अड़ंगे लगाए गए, कोर्ट में केस पहुंचाए गए। ये कभी नहीं चाहते कि लोगों को सारी सुविधाएं मिलें। इतना ही नहीं सभापति महोदय, आज 25,000 किलोमीटर फिर नई सड़कें बनने मिली। मुझे मेरे क्षेत्र में नई NH मिली है। मैं कुछ डिमांड रखना चाहूँगा समाप्त पर, आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आज मोदी जी नहीं होते तो इस कोरोना काल में क्या हमारे 80 लाख लोगों को परिवार में अनाज मिल पाता? क्या ऐसे लोगों को समाज में समरसता देने का जो काम किया वो कर पाते? और इसीलिए चाहे शौचालय हो, चाहे घर में नल हो, बैंक का खाता हो, ये सब देने का काम किया। आयुष्मान कार्ड, मांगे रख लीजिए अध्यक्ष अपनी, मांग सभापति रख महोदय, मैं एक बड़ी विशेष बात कहना चाहता हूँ। प्लीज मोदी मांग जी ने रख जो लीजिए। सर्वे सुकंत भवन और जो आयुष्मान भारत सब किया, मैं इसमें 2 लाइन डॉक्टर होने के नाते कहना चाहता हूँ। अभी हमारे विधुड़ी जी ने एक बात कही थी, हम इस देश को सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हैं और उसके लिए हमको जैविक अनाज की चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए कृषि में जैविक, क्योंकि आज जो अनाज हम खा रहे हैं, जो फल फूल सब्जियां खा रहे हैं, उसमें सब में जहर मिला है। हम जो हवा ले रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जहर है, हम जो पानी पी रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जहर मिला हुआ है। और इसी कारण से ये शुद्ध जल की चिंता है, इसी कारण से जैविक खेती की चिंता है, ताकि आने वाले समय में हम और हमारे जो बच्चे हैं ये 25 साल कैसे स्वस्थ रहेंगे। ये जो नींव आज रखने का काम मोदी जी ने किया है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी वो सुखी और स्वस्थ कैसे रहे, वो कैंसर मुक्त कैसे रहे, उसको बीमार के लिए हमको आयुष्मान कार्ड की जरूरत ना पड़े। इसीलिए माँ के बचपन से ही वो ठीक रहे, तो आंगनबाड़ियों में भी सशक्त आंगनबाड़ी बना के देने का काम किया है। मैं कुछ अपनी मांगे रख के अपनी बात समाप्त करूँगा। सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर भी बालाघाट क्षेत्र एक नक्सलाइट क्षेत्र है, बहुत दिक्कतें होती हैं। 250-300 किलोमीटर के पीछे मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो बालाघाट में एक मेडिकल कॉलेज खुले। आदरणीय हमारे रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं, हम लोग एक ही क्षेत्र से आते हैं। हमारे यहाँ रेल का मार्ग जबलपुर से गोंदिया का बन के कम्प्लीट हो गया है। बीच के दोनों तरफ के मार्ग में रेल चल रही, पर बीच का भाग मेरा समनापुर से लामटा के बीच में रेल नहीं चल रही है, उसको चलाने की चिंता कर दें। ऐसे तुमसर और तिरोड़ी के बीच में भी, तिरोड़ी और कटंगी के बीच नया रेल मार्ग बन गया है, तो उसमें भी रेल चलाने का काम कर दें। लगभग 6-8 महीने हो गए बने हुए। और एक बड़ी पुरानी मांग है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे, वो रामटेक से सांसद हुआ करते थे, और हमारे को जो हमारे काम के लिए हमें नागपुर जाना पड़ता है जब, तो नागपुर से रामटेक और रामटेक से गोटेगांव तक एक नया रेल मार्ग का पहले सर्वे हुआ था, नॉट फिजिबल कह के उसको छोड़ दिया गया। उससे सभापति महोदय, उससे हमारे पेच कान्हा पार्क में आने वाले लोगों के लिए पर्यटन में उसका लाभ मिलेगा। और हमको सिवनी और नागपुर, अभी हमको 400 किलोमीटर चलना पड़ता है, ये केवल 250 किलोमीटर में जबलपुर से नागपुर हो जाएगा। 250 किलोमीटर की बचत है। सभापति महोदय, मेरे एक क्षेत्र का, मेरे गाँव का एक, मेरे यहाँ पर बहुत प्राचीन आस्था का मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण के लिए ASI का मंदिर है, उसको राशि देने की यदि चिंता करें, और उसके लिए लाखों लोग वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पर हवाई सेवा के लिए, शिवालय जी, सभापति महोदय एक मिनट, मेरे यहाँ पर कान्हा और पेंच नेशनल पार्क है, और इन दोनों पार्क से 10 किलोमीटर की दूरी पे हवाई पट्टियाँ हैं, और ये हमारे जो दिल्ली से जाने वाले लोग, आपका 8 मिनट दे धन्यवाद दिए, अध्यक्ष 8 महोदय। मिनट। मुझे धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हाँ, मुझे यूनियन बजट 22-23